अगर कल पाकिस्तान के साथ वॉर होने पर वेस्ट ने हमारा टेक एक्सेस काट दिया तो हम क्या करेंगे? वो सारी बातें जो हम डेली यूज करते हैं अमेरिकन है। हमारा सारा डेटा उनकी प्रॉपर्टी है। आज हमारे डेटा पर हमारा कंट्रोल नहीं है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर के टाइम अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे, तो चाइना का जवाब आया तुम्हारे आईफोन्स के रेयर अर्थ मटेरियल्स बंद कर देंगे। पर क्या भारत के पास ऐसा कुछ भी है थ्रेट देने के लिए? इंडिया का हाल उस राजपाल यादव के मीम की तरह है। हम बस घंटा बन चुके हैं जिसे कोई भी आकर बजा कर चला जाता है। चाइना के पास खुद का सोशल मीडिया, खुद का एआई, खुद का टेक और खुद का डेटा है, और भारत के पास सिर्फ प्रॉमिसेस हैं जो कभी फुलफिल नहीं होते। मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रॉमिस है जो आज तक प्रॉमिस ही है। आज भी देश के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां लोगों का एक ही एस्पिरेशन होता है कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने पर दहेज ज्यादा मिलता है। Thousands of engineers, graduates, even PhDs सब यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनका पैशन है पब्लिक सर्विस का? बिल्कुल नहीं। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पेंशन चाहिए, पावर चाहिए। और जब ये लोग फाइनली गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं तो करप्शन का साइकिल शुरू होता है, क्योंकि मोटिवेशन ही गलत था शुरू से। सुपर पावर बनने के लिए एक देश को चाहिए ऑटोनॉमी, खुद की जरूरतों पर पूरा कंट्रोल और उन्हें पूरा करने की कंप्लीट कैपेबिलिटी। क्या भारत के पास आज ये कैपेबिलिटी है? लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं। अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो ये 3 पिलर प्लान अपनाना है। एक अनकंफर्टेबल सच बोलूं, भारत एक सुपर पावर नहीं बन सकता। भारत 140 करोड़ सपनों का देश, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक न्यूक्लियर पावर, एक ऐसा देश जिसकी उड़ान को अंतरिक्ष की भी सीमा नहीं है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। फिर भी हमारी सड़कों पर चांद के सरफेस से ज्यादा गड्ढे क्यों हैं? बाबू लोग आज भी घूस क्यों खाते हैं? हम एक भी इंडियन सॉफ्टवेयर क्यों यूज नहीं करते? लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है जिसकी बात कोई भी नहीं करना चाहता, कि हम कितने भी स्पीचेस लगा ले, कितने भी नारेबाजी करें, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। क्योंकि एक सुपर पावर बनने के लिए एक देश को चाहिए ऑटोनॉमी, खुद की जरूरतों पर पूरा कंट्रोल और उन्हें पूरा करने की कंप्लीट कैपेबिलिटी। क्या भारत के पास आज ये कैपेबिलिटी है? आज भी देश की 82% जनता जीमेल यूज करती है, एक फॉरेन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो अमेरिका के कहने पर सारा डेटा उन्हें प्रेजेंट कर सकता है। अगर अमेरिका चाहे तो चुटकी बजाते ही आपका सारा सोशल मीडिया बंद कर सकता है, आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं और खुश हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग एप्स बना रहे हैं और खुश हैं। स्टार्टअप्स के नाम पर 2 रुपए कैशबैक दे रहे हैं और इसे स्टार्टअप रेवोल्यूशन कहकर खुश हैं। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे प्रॉब्लम समझेंगे जिनकी वजह से भारत का ग्रोथ इंजन रुका पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं। वीडियो के एंड में हम 3 ऐसे सोल्यूशन के पिलर्स भी डिस्कस करेंगे जिन पर हमारे डेवलपमेंट की इमारत खड़ी हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 1, डिजिटल डिपेंडेंस। इमेजिन आपने दुनिया की टॉलेस्ट इमारत बनाई हुई है, लेकिन उसके फाउंडेशन पर ही डायनामाइट लगा हुआ है और उस बॉम्ब का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में। तो क्या आप कभी भी चैन की नींद सो पाओगे? नहीं ना। ये ऊंची इमारत है भारत की आईटी इंडस्ट्री, भारत का ग्रोथ इंजन, लेकिन वो फाउंडेशन है हमारा सॉफ्टवेयर जो अमेरिकन है। भारत के आईटी एक्सपोर्ट्स ने $300 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। भारत ने अपने आप में $282 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री खड़ी की है, जो कम्प्लीटली फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर अमेरिका से इंपोर्ट होता है तो हमारा हार्डवेयर चाइना से। हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हम मोस्ट बेसिक फैक्ट भूल रहे हैं कि हम फोन्स असेंबल करते हैं। सबसे जरूरी कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, भारत में इंपोर्ट ही होते हैं। चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देश हर फोन के ब्रेन को यानी सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करते हैं। India needs China's permission for almost every smartphone part we use. और बाकी सब छोड़िए, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हाई टेक टेक्नोलॉजी लगती है इंडीड, लेकिन ईमेल का क्या? 82% इंडियंस जीमेल ही यूज करते हैं जो अमेरिकन कंपनी है।
अमेरिकन ज्यूरिसडिक्शन में आती है। क्या आपको ये बात प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो सारी बातें जो हम डेली यूज करते हैं अमेरिकन है, हमारा सारा डेटा उनकी प्रॉपर्टी है। जब ट्रेड वॉर शुरू हुई और अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने क्या किया? टिकटॉक पर ऐसे वीडियोस वायरल कर दिए कि ट्रम्प खुद टेलर बने हुए हैं या इलॉन मस्क नाइकी के शूज बना रहे हैं। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिकन टीवी पर जाकर अमेरिका को कह रहे थे कि हमें आपका मार्केट नहीं चाहिए, उखाड़ लो जो भी उखाड़ना है। ये कॉन्फिडेंस खोखला कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि चाइना के पास खुद का सोशल मीडिया, खुद का AI, खुद का टेक और खुद का डेटा है। और भारत के पास सिर्फ प्रॉमिसेस हैं जो कभी फुलफिल नहीं होते। हमारे प्रॉमिसेस उस साइन की तरह है, रास्ता खुदा हुआ होता है और हमारी म्यूनिसिपैलिटी लिख देती है, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। अगर रिग्रेट करना ही है तो काम जल्दी करो ना, हु इज स्टॉपिंग यू? 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, जहां डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई, लेकिन एक्शन कहाँ है? हु इज स्टॉपिंग यू? हमारी इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? हु इज स्टॉपिंग यू? हमारा सर्च इंजन कहाँ है? हु इज स्टॉपिंग यू? हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? हु इज स्टॉपिंग यू? रशिया की इकोनॉमी ने सर्वाइव किया क्योंकि उनके पास खुद की ऑटोनॉमी है। टेक में, इंडस्ट्री में, ऑयल में हमारे पास वो एडवांटेज नहीं है। अगर कल पाकिस्तान के साथ वॉर होने पर वेस्ट ने हमारा टेक एक्सेस काट दिया तो हम क्या करेंगे? मैं ये वीडियो तक नहीं बना पाऊंगा और आप तक पहुंचा भी नहीं पाऊंगा। जब टिकटॉक बैन हुआ तो सारे इंडियंस इंस्टाग्राम रील्स पर शिफ्ट हुए। फायदा इंडिया का हुआ या अमेरिका का? आज हमारे डेटा पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हम हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना फॉरेन टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन पर बना रहे हैं तो ये ग्रोथ नहीं, ये एक टाइम बॉम्ब है। प्रॉब्लम नंबर 2, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रॉमिस है जो आज तक प्रॉमिस ही है। अगर भारत को ग्रो करना है तो मैन्युफैक्चरिंग का GDP में कंट्रीब्यूशन कुछ 25% तक होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से ये नंबर कभी 14%, कभी 15%, मैक्स टू मैक्स 17% आकर रुक जाता है। और ये भी हम बहुत टॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम असेंबली कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, रोजगार दे सकता है। और चाइना 70s, 80s और 90s में मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही ग्रो हुआ। चाइना ने 1990s to 2010 में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को फैक्ट्रीज में रोजगार दिया। यही उनके ग्रोथ का राज है। आज भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनके GDP का 27% कंट्रीब्यूट करता है। हम चाइना नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि भारत का सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है। भारत के GDP का 55% सर्विस सेक्टर से आता है, लेकिन ये एक स्कैरी फैक्ट है। हमारा पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सर्विस जॉब सबको अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। आज भी भारत में 46% लोग खेती पर डिपेंडेंट है, पर एग्रीकल्चर का GDP में शेयर है सिर्फ 17%। तो इमेजिन कीजिए, हर साल 1.2 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? फैक्ट्रीज है नहीं, एग्रीकल्चर स्क्वीज हो रहा है, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी सैचुरेटेड है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जब प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में 5 से 7 साल बर्बाद कर देते हैं। राजीव गांधी लाइब्रेरी में जाइए, दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर जाइए, थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, इवन PhDs सब UPSC, SSC, बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनका पैशन है पब्लिक सर्विस का? बिल्कुल नहीं। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पेंशन चाहिए, पावर चाहिए। और जब ये लोग फाइनली गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं तो करप्शन का साइकिल शुरू होता है, क्योंकि मोटिवेशन ही गलत था शुरू से। देश की सेवा करनी थी या फिर सिक्योर लाइफ चाहिए थी। IAS में 100-200 सीट्स के लिए लाखों कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं। SSC में 50,000 पोस्ट के लिए 30 लाख एप्लीकेशंस आते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है या डेस्परेशन? इमेजिन कीजिए, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो इनोवेशन कर सकता था, अपने रिसर्च पेपर्स लिख सकता था, वो 7 साल लक्ष्मीकांत की किताब रट रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअल में पैशन होता है सिस्टम का हिस्सा बनने का और कुछ सुधार लाने का। ये उनके लिए नहीं है, ये क्रिटिक उस सिस्टम के लिए है जो करप्ट बाबूस बनाती हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन वेस्ट है। और फिर ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठते हैं और कहते हैं कि फाइल आगे बढ़ाने के 500 रुपए दो। ये करप्शन का रूट कॉज है। आज भी देश के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां लोगों का एक ही एस्पिरेशन होता है कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए।
क्योंकि सरकारी नौकरी लगने पर दहेज ज्यादा मिलता है। शायद अगर लोग कुछ प्रोडक्टिव काम करते तो इस मेंटालिटी से एस्केप कर पाते, देश की इकोनॉमी को एक्चुअली बिल्ड करते। सॉरी, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा निकल गया। कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी थी 12th फेल, जिसके एंड में एक लाइन आती है, ये फिल्म उन मुट्ठी भर ईमानदार अधिकारियों के लिए है जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये लाइन हर उस यूपीएससी एस्पिरेंट को याद रखने की जरूरत है कि आपके हाथ में जिम्मेदारी है देश को प्रोटेक्ट करने की, अपने पावर को अब्यूज न करें। चलो कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। Why are we stuck? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, पावर सब कॉस्टली या फिर अनरिलायबल है। एक बिजनेसमैन बिजनेस करने पर फोकस करे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उनसे टैकल करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे। देश की कई जगहों पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, अच्छी सड़कें नहीं है। इन प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट सीधे हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिव नहीं रह पाते। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स, कभी लेबर रिफॉर्म, कभी टैक्स अनसर्टेनिटी, कभी प्रोटेक्शनिज्म। हमारे यहाँ पर एक स्किल गैप है। कई सारे फैक्ट्रीज में ऐसे नोटिसेस लगी हुई होती हैं कि उन्हें वर्कर्स चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है, लेकिन फैक्ट्री रेडी स्किल्ड वर्कर्स का शॉर्टेज है, क्योंकि आज सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आउटडेटेड हैं। फ्रीबीज की वजह से घर बैठे कई लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो फिर काम करके कुछ अच्छा करने का, कुछ नया स्किल सीखने का मोटिवेशन कहां से आएगा? लेकिन आज तक भारत की जो भी सरकार हुई है उसने ये फॉर्मूला क्रैक कर दिया है कि लोगों को गरीब रखो, लोगों को सेल्फ रिलायंट बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि जितने लोग सेल्फ रिलायंट होंगे, जितने एजुकेटेड होंगे, उतने ही वो सवाल पूछेंगे। उन्हें मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओवर रेगुलेशन, आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मिथ है। भारत में बिजनेस करना मुश्किल है, दिस इज अ फैक्ट, जिसके बाद कंप्लायंसेस, रेड टेप, परमिशंस, इन सारी चीजों का हमें चस्का है। आज अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एग्जैक्टली कौन से लाइसेंसेस लगेंगे, इसका कोई एक डेटाबेस है ही नहीं। तो कई लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं और फिर एक इंस्पेक्टर रेडी ही बैठा हुआ होता है आपको पूछने के लिए कि अरे ये लाइसेंस कहाँ है, वो परमिशन कहाँ है, और फिर आपको इतना बड़ा फटका पड़ेगा कि आपको लगेगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया। एक जमाने में मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, तो वही एटीट्यूड आज लोकल लेवल पर क्यों नहीं दिखता? जब तक लोकल लेवल के ग्रास रूट करप्शन की सफाई नहीं होती तब तक मैन्युफैक्चरिंग ऊपर नहीं आएगा, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग ऊपर नहीं आएगा तब तक देश सुपर पावर का सपना ही देखता रह जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, एनर्जी की गुलामी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चाइना के साथ ट्रेड वॉर के टाइम अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे, तो चाइना का जवाब आया तुम्हारे आईफोन्स के रेयर अर्थ मटेरियल्स बंद कर देंगे। पर क्या भारत के पास ऐसा कुछ भी है थ्रेट देने के लिए? भारत के पास एक नेचुरल डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। भारत का 90% ऑयल इंपोर्ट होता है। अप्रैल 2024 में हमने 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। और अगर आप सोचते हैं दैट ईवी इज द फ्यूचर, तो उनमें यूज होने वाली लिथियम बैटरी 75% चाइना से इंपोर्ट होती है। यानी एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं, हम बीच में लटके हुए हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो भी प्रॉब्लम, ऑयल के प्राइसेस कम रखने के लिए रशिया से इंपोर्ट किया तो भी प्रॉब्लम, ईवी पर शिफ्ट किया तो चाइना से इंपोर्ट करना होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इंडिया का हाल उस राजपाल यादव के मीम की तरह है, हम बस घंटा बन चुके हैं जिसे कोई भी आकर बजा कर चला जाता है। गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऑयल डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। वाह, मस्त प्लान है। ईवी बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल चाहिए। 84% ईवी बैटरी इंपोर्ट्स चाइना और हांगकांग से आते हैं, वो 24,346 करोड़ रुपीस। भारत में लिथियम मार्केट 2024 में $0.88 बिलियन का है, जो 2033 तक $4.92 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन ये सब इंपोर्ट से। कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला, लेकिन इस बात को 2 साल से ऊपर हो चुका है। व्हाट्स द प्रोग्रेस? रिफाइनिंग कहाँ होगी? टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ है? चिले, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना डेकेड से लिथियम माइन कर रहे हैं। हम अभी ब्लूप्रिंट्स ही देख रहे हैं। चाइना के पास 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम प्रोसेसिंग, 69% ऑफ द वर्ल्ड्स निकल प्रोसेसिंग, 75% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट प्रोसेसिंग और सारे नेचुरल ग्रेफाइट का कंट्रोल है। ये नंबर्स कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। 90% ऑफ द ग्लोबल एनोड प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कैथोड प्रोडक्शन चाइना में होता है। Meaning, China can shut down the global EV industry overnight if they want.
और भारत, हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी चाइना पर डिपेंडेंट है। 59% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से आते हैं। इमेजिन कीजिए कल चाइना इंडिया बॉर्डर पर टेंशंस बढ़ गए और चाइना ने कह दिया कि नो मोर लिथियम फॉर इंडियन ईवीज, नो मोर रेयर अर्थ फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, नो मोर बैटरी कंपोनेंट्स। हमारी सारी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईवी पॉलिसी ओवरनाइट कोलैप्स हो जाएगी। अमेरिका के पास शेल ऑयल है, रशिया के पास गैस है, चाइना के पास रेयर अर्थ्स है, मिडिल ईस्ट के पास क्रूड ऑयल है। भारत के पास क्या है? इंपोर्ट बिल्स हैं। नौकरी करना पसंद करता है। अब मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी, इंडिया डिसअपॉइंट्स बोथ द ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट अलाइक। क्योंकि ऑप्टिमिस्ट कहते हैं भारत ने एक सुपर पावर है, लेकिन ये डिपेंडेंसी देखकर उनका जोश ठंडा हो जाएगा। पेसिमिस्ट कहते हैं कि भारत कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन फिर यूपीआई, मार्स मिशन और वैक्सीन डिप्लोमेसी देखकर उनके आर्गुमेंट्स वीक हो जाते हैं। वो मानेंगे नहीं, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स वीक है जरूर। ट्रूथ ये है कि भारत अनप्रेडिक्टेबल है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो ये 3 पिलर प्लान अपनाना होगा। पहला पिलर है एआई पर फोकस। इंडिया एआई मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका बजट है 10,000 करोड़, पर ये सिर्फ शुरुआत है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला कहता है इंडिया कैन ऐड $500 बिलियन टू जीडीपी थ्रू एआई बाय 2030। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी हमारी हो, उनकी नहीं। पिलर नंबर 2, हर हाथ को काम। आज भारत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर हाथ को काम देना। सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव हो चुकी है। इसके लिए 99,446 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है और 3.5 करोड़ नए जॉब सिर्फ 2 साल में क्रिएट करने का टारगेट है। पर सिर्फ जॉब्स बनाना सॉल्यूशंस नहीं है, सही टाइप के जॉब्स बनाना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में मास एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फैक्ट्री जॉब्स चाहिए। मेक इन इंडिया का असली मतलब है कि भारत की जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग से आए। पर ये तभी होगा जब हम रियल टेक्निकल स्किल्स डेवलप करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं, स्किल्स। और आज की दुनिया ग्रीन है। सोलर, ईवी, बैटरीज, सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर में भी हाई वैल्यू जॉब्स की जरूरत है। सिर्फ कोडिंग नहीं, डिजाइनिंग, R&D, इनोवेशन। फॉरेन कंपनी सिर्फ बीपीओ इंडिया से ऑपरेट ना करे, अपना रिसर्च भी इंडिया में करे। नए सॉल्यूशंस, नए आइडियाज हमारे इंजीनियर्स क्रिएट करें। और हमारा विजन डिजिटल एक्सपोर्ट्स का होना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करे जिन पर इंडिया का नाम लिखा हो। पिलर नंबर 3, टेक इंडिपेंडेंस। पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया है कि मेड इन इंडिया चिप्स बाय द एंड ऑफ 2025 और 6 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में। पर ये सिर्फ बिगिनिंग है। असली टेक इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक पर कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने होंगे, विंडोज और एंड्रॉइड के अल्टरनेटिव्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे, फेसबुक, ट्विटर के देसी वर्जन्स। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होना चाहिए। Amazon वेब सर्विसेज की जगह भारत वेब सर्विसेज। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भी हमें लीडर बनना ही होगा, फॉलोअर नहीं। टेलीकॉम इक्विपमेंट चाइनीज या अमेरिकन नहीं, इंडियन होना चाहिए। डेटा सेंटर्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, सर्वर्स हमारे देश में होने चाहिए। एल्गोरिदम्स हमारी सोच को समझने जैसे होने चाहिए, जिन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट पता हो। टेक इंडिपेंडेंस का मतलब है भारत का अपने फ्यूचर पे कंट्रोल होना, जिससे भारत अपने डिसीजंस खुद ले पाए। इंपोर्ट बिल से एक्सपोर्ट रेवेन्यू तक का सफर, डिपेंडेंसी से डोमिनेंस तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्लान बहुत ही एम्बिशियस है, पर यही रोड मैप है जो भारत को असली सुपर पावर बना सकता है। एक ऐसी सुपर पावर नहीं जो दुनिया को डोमिनेट करे, लेकिन एक ऐसी सुपर पावर जिसे कोई डोमिनेट
न कर पाए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि भारत R&D पर खर्च करे। आज चाइना जहाँ है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने 1980s, 1990s में ही AI पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। जब आपको और हमें AI सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, तब चाइना एक्टिवली AI पर काम कर रहा था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भारत के प्रेजेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आज भी हम हमारे पास्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आज हमें हमारे पास्ट के प्रॉब्लम्स पर नहीं, हमारे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ताकि 2047 में जब भारत इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट करेगा, तब हम कहेंगे हम सिर्फ आजाद नहीं, आत्मनिर्भर हैं, सिर्फ डेवलपिंग नहीं, डोमिनेंट है। और यही फ्यूचर की आशा आप में जगाने से मुझे फर्क पड़ता है।